डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग भाषा क्या है, भाषा कैसे बनती है, उसकी परिभाषा, उसके अंगों और उसके तत्वों की बात करेंगे। साहित्य का एक प्रमुख साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, जिसके माध्यम से साहित्य रचा जाता है, जो साहित्य रचना का प्रमुख आधार है, उस भाषा की प्रकृति, वो भाषा बनती कैसे है, किन प्रतीकों का सार्थक समूह मिलकर भाषा का निर्माण करता है, और इस भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी तत्वों को देखने का प्रयास करेंगे। अन्य विज्ञानों की तरह विज्ञान शब्द अपने आप में विशिष्ट ज्ञान अर्थ को द्योतित करता है। किसी तथ्य का, किसी तत्व का, किसी के बारे में विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है। और भाषा विज्ञान भाषा के विशेष ज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसे भाषा विज्ञान की संज्ञा दी गई है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत विश्व की समस्त भाषाओं की रचना प्रक्रिया, उनके अंग, उनके तत्व, उनकी कार्यप्रणाली और विश्व के समस्त देशों में पाई जाने वाली भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन वगैरह का विस्तृत अध्ययन करता है। आज भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम उसके एक मुख्य तत्व भाषा की बात करेंगे। भाषा क्या है? सबसे पहला प्रश्न, भाषा क्या है? हमारे मुख के अंतर्गत जो अवयव हैं, जिनमें कि जिह्वा, जीभ, दांत, तालु, दंत्य, वर्त्य, मूर्धा, कोमल तालु, कठोर तालु इत्यादि जो मुख के अवयव हैं, वो कुछ भी बोलने में, कुछ भी उच्चारण करने में हमारा सहयोग करते हैं। इन मुख के अंदर स्थित अवयवों को हम उच्चारण अवयव कहते हैं। तो इन उच्चारण अवयवों की सहायता से जो वाणी अभिव्यक्त होती है, जो बोला जाता है, हम उसे वाणी या भाषा कहते हैं। अब ये बोलना या जो भाषा है, भाषा या भाषण, इस शब्द की भी उत्पत्ति संस्कृत में भाष धातु से मानी जाती है। भाष धातु, धातु वृत्तिकार ने भाष व्यक्तया वाचि कहा है भाषा के लिए। भाष व्यक्तया वाचि का अर्थ है व्यक्तवाची, अर्थात व्यक्तवाणी। तो मुख से जो निश्चित निकलने वाली वाणी है, वह भाषा है। अब संस्कृत में जो मुख के द्वारा या उच्चारण अवयवों के द्वारा जो उच्चरित वाणी है, उसे भाषा कहते हैं। और इस भाषा की जो उत्पत्ति है, भाष धातु से हुई है। और अंग्रेजी में भाषा जो शब्द है, उसके लिए लैंग्वेज शब्द का LANGUAGE, लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस लैंग्वेज शब्द का जो संबंध है, वो लैटिन शब्द, जैसे हिंदी की मूल संस्कृत मानी जाती है, वैसे अंग्रेजी की मूल लैटिन भाषा मानी जाती है। बहुत ही प्राचीन भाषा है। और लैटिन भाषा में लैंग्वेज के लिए लिंग्वा शब्द आता है। लिंग्वा, LANGUA, लिंग्वा शब्द आता है। और इसी लैंग्वेज के लिए फ्रांसीसी में लॉन्ग शब्द आता है, जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे लैंग्वेज। और लैटिन भाषा में उसका जो मूल शब्द है, वह लिंग्वा है, और फ्रांसीसी में लॉन्ग है, LANGUE, लॉन्ग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाषा का जो कार्य है, भाषा करती क्या है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं। भाषा, जैसे हम आपस में संवाद करते हैं या किसी विषय पर अपने मन का कोई भाव व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने का जो साधन है, जो माध्यम है, वह भाषा है। यदि लक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो
एक तरह से संवाद का, समाज में व्यक्तियों के आपसी संवाद का, भावनाओं के आपस में संप्रेषण का, एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वह भाषा है। अर्थात भाषा दो व्यक्तियों, समाज के दो व्यक्तियों या समाज और व्यक्ति के बीच विचारों के, भावों के आदान प्रदान का, संप्रेषण का मुख्य माध्यम है। इसका मतलब कि जो भाषा की उत्पत्ति है, भाषा का जो जन्म है, भले ही भाष धातु से हुआ है भाषा शब्द का, लेकिन इस भाषा का जो जन्म है वो मानव समाज के जन्म के साथ ही देखा जा सकता है। अर्थात मनुष्य अपने भावों विचारों को भाषा की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से अपने भाव विचार आपस में बांटता था, एक दूसरे से करता था। वो भाषा ना हो करके भले ही वो अन्य शरीर के और अन्य संकेत माध्यम हुआ करते थे। आँखों से संकेत, आँखों से क्रोध का भाव व्यक्त करना हुआ तो आँखें भवें टेढ़ी करके, किसी को सांकेतिक ढंग से, और भी अन्य तमाम तरीके हैं जिससे हम अपनी भावनाओं का संप्रेषण दूसरे तक करते हैं। लेकिन भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम स्थायी रूप से और बहुत ही सहज तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कोई भी जो समाज है, जिस समाज में रहने वाले लोग हैं, वो आपस में संवादहीन नहीं होते, वो आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप करने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल होता है वो भाषा है। तो भाषा किसी भी समूह विशेष, किसी भी समाज विशेष के, समाज और व्यक्ति के बीच विचारों के, भावों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम है। और अपने इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति, किसी भी समूह का व्यक्ति कुछ ध्वनि प्रतीक, कुछ ध्वनि चिन्ह गढ़ लेता है। गढ़ना इसलिए क्योंकि यदि यह संपूर्ण कुछ ऐसा होता कि ये मानवीय निर्मित नहीं होती भाषा, निश्चित रूप से यह मानवीय निर्मित है। इसलिए मनुष्य का जहाँ समाज होगा वो विश्व के किसी देश का, किसी समुदाय का समाज हो सकता है। और हर समुदाय की भाषा अलग अलग होती है, क्योंकि समुदाय अपनी सुविधा के लिए, अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए वो अपने ध्वनि प्रतीक गढ़ता है, अपने ध्वनि चिन्ह गढ़ता है, और फिर उनसे सार्थक शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों को एक अर्थ मिलता है, और यह सार्थक शब्द मिल करके एक निश्चित नियम के अनुसार एक वाक्य निर्मित करते हैं। और वाक्यों का जो संगठन है, वाक्यों का जो समूह है, सार्थक समूह है, वो भाषा का निर्माण करता है। माने यदि देखा जाए तो भाषा की संपूर्ण इकाई, वैसे तो मूलतः न्यूनतम इकाई, छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन जो संपूर्ण इकाई यदि देखा जाए तो वाक्य है। क्योंकि क एक ध्वनि है, एक वर्ण है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन क एक हिंदी भाषा का एक वर्ण है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, जिस एक वर्ण और कई वर्णों के सार्थक मेल से एक शब्द निर्मित होता है। एक शब्द राम हो गया। सिर्फ राम कहने मात्र से हम अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक राम एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें एक वाक्य कहना होता है। तो भाषा की एक सार्थक इकाई एक वाक्य है, पूर्ण सार्थक इकाई एक वाक्य है। और भाषा के कुछ मुख्य जो कहा जाए लक्षण है, सबसे पहला ये कि भाषा सार्थक ध्वनियों का से निर्मित जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनको एक निश्चित समूह विशेष, समुदाय विशेष के अनुसार निश्चित पूर्ण वाक्य की सहायता से बोली जा सकती है। और इस भाषा की सहायता से उस भाषा को प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी बात को, अपनी भावनाओं को पाठक तक, श्रोता तक, या कहा जाए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आसानी से यह विचारों के संचरण का कार्य करती है। दूसरा जो एक मुख्य इसका लक्षण है, यह उच्चारण। अभी मैंने बताया कि मुख के अंदर जो हमारे अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, जिनमें जिह्वा, तालु, दांत, मूर्धा, काकल, घाटी,
इत्यादि आते हैं, इनके उच्चारण अवयव कहते हैं। इन उच्चारण अवयवों की सहायता से बोली जाने वाले ध्वनियों का सार्थक समूह है। अगला जो ये है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनियों का समूह है। यादृच्छिक शब्द है, यादृच्छिक यानी जैसी इच्छानुसार निर्मित, यानी विश्व के समस्त देशों में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन समाजों के समूहों ने, उन समाज में रहने वाले लोगों ने इच्छानुसार, अपनी इच्छा और अपनी सुविधानुसार अपने प्रतीक गढ़े, अपने प्रतीक निर्मित किए, और इन निर्मित प्रतीकों का जो सार्थक समूह है उनसे जो भाषा निर्मित होती है वो उस समूह विशेष की भाषा होती है। इसलिए भाषा यादृच्छिक ध्वनियों का सार्थक समूह है। तो कुल मिलाकर के जो भाषा का स्वरूप है वह एक जैसा संपूर्ण विश्व में नहीं हो सकता, क्योंकि यह समुदाय विशेष, समाज विशेष के द्वारा निर्मित ध्वनियों का सार्थक समूह है, जो अपनी सुविधानुसार, अपने इच्छानुसार गढ़े जाते हैं। ये प्रतीक, इन प्रतीकों का निर्माण वह समूह विशेष करता है जिसके द्वारा वह भाषा बोली जाती है। तो भाषा विचार, भाव और अनुभवों का संश्लिष्ट रूप है, और भाषा अपने रूपाकार में अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ समानता हो सकती है भाषा के रूप में, लेकिन एक जैसी भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि वह अलग अलग रूपों के द्वारा, अलग अलग समूहों के द्वारा, अलग अलग समुदायों के द्वारा, अलग अलग देश के व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। और ये कहा जाए कि भाषा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार के यादृच्छिक ध्वनि के द्वारा निर्मित स्वरूप होता है। और दूसरा, अगला जो चरण है भाषा के अध्ययन की इस प्रक्रिया में, वो है कि अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने, वो भारतीय भाषा वैज्ञानिक भी उसमें आते हैं और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक भी आते हैं, भाषा की परिभाषा अपने अपने अनुसार दी है। सर्वप्रथम हम भारतीय भाषा वैज्ञानिकों या व्याकरणिकों की दृष्टि में भाषा की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा हम देख सकते हैं कि महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, और इस महाभाष्य में भाषा को परिभाषित करते हुए पाणिनि कहते हैं, जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मुख के अंदर स्थित जो उच्चारण अवयव हैं उनके द्वारा जो निःसृत ध्वनियों का जो समूह है, जो इन अवयवों की सहायता से बोला जाता है, व्यक्त किया जाता है, पतंजलि उसे भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा आधुनिक काल के वैज्ञानिक हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। माने ये कहा जाए कि दोहरी प्रक्रिया है, वह अपने विचारों को भाषा के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को स्वयं समझ पाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि एक साहित्यकार भी हैं, उनके अनुसार भाषा की परिभाषा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की कहा जाए कि लक्षण और उसके स्वरूप के विषय में मैंने अभी कहा था कि भाषा यादृच्छिक ध्वनियों का समूह है। या तो श्याम सुंदर दास कहते हैं कि ध्वनि संकेत माने जिस समूह के द्वारा जो ध्वनि चिन्ह गढ़ लिए गए हैं, मानक के रूप में निश्चित कर दिए गए हैं, उन ध्वनि संकेतों के द्वारा अपनी इच्छाओं, मनुष्य के बीच अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी मति का भी, अपनी बुद्धि का भी आदान प्रदान करने के लिए उन ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। माने
एक और परिभाषा या भारतीय भाषा वैज्ञानिकों और विद्वानों की दृष्टि में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं भाषा विज्ञान के, बाबूराम सक्सेना। वो कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। बिल्कुल वही परिभाषा है, माने ध्वनि चिन्हों द्वारा विचार विनिमय। जो दो तथ्य मुख्य रूप से उभर कर आते हैं इस भाषा की परिभाषा में भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई, उनमें एक है विचार विनिमय का माध्यम, दूसरा है ध्वनि संकेत या ध्वनि प्रतीक या ध्वनि चिन्ह। एक और परिभाषा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की। वो कहते हैं उच्चरित ध्वनि संकेत, माने ये ध्वनि चिन्ह, ध्वनि संकेत और उच्चरित माने मुख विवर में स्थित जितने भी उच्चारण अवयव हैं उनके द्वारा उच्चरित, तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। इन्होंने थोड़ा और संश्लिष्ट किया परिभाषा को, उसमें ध्वनि चिन्ह शामिल हैं, उच्चरित ध्वनि चिन्ह विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है, अथवा जिनकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। दो तीन चीज़ें एक और परिभाषा पढ़ने के बाद मैं स्पष्ट करती हूँ इन भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा को। भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं भाषा निश्चित प्रयत्न के फल स्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। प्रारंभ में मैंने कहा था कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा की व्युत्पत्ति, विविध देशों में बोली जाने वाली भाषाओं की संरचना, स्वरूप और उनका तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण इत्यादि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और भाषा की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें उभर करके आती हैं इन परिभाषाओं में, वो हैं निश्चित किसी समुदाय द्वारा निश्चित रूढ़ ध्वनि चिन्ह या मानक ध्वनि चिन्ह जिन्हें उन समुदाय विशेष ने गढ़ करके अपनी भाषा के लिए निश्चित या निर्धारित किया है। दूसरा है विचार विनिमय, भाव विचार के आदान प्रदान का जरिया। तीसरा मुख में स्थित उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित, और एक और महत्वपूर्ण है उच्चरित ध्वनि संकेतों की समष्टि या सार्थक समष्टि। सार्थक माने अर्थ सहित और समष्टि माने समूह, अर्थात ध्वनि संकेत निरर्थक नहीं होने चाहिए, उनका एक अर्थ होना चाहिए। तो सार्थक ध्वनि संकेतों का, और ये ध्वनि संकेत कैसे हैं, मानक हैं जिन्हें माना गया है, प्रतिमान बनाया गया है, उनसे इतर ध्वनि संकेत ध्वनि चिन्ह मान्य नहीं होंगे किसी भी भाषा में। तो ये रूढ़ मान्य या मानक ध्वनि संकेत हैं जो किसी भी भाषा में स्वीकृत हो चुके हैं, निर्धारित हो चुके हैं। ऐसे ध्वनियों के समूह को हम भाषा कहते हैं जो कि विचार विनिमय का, किसी भी समुदाय विशेष के विचार विनिमय का माध्यम होती है। ये प्राचीन भाषा वैज्ञानिकों ने, भारतीय प्राचीन और आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसी क्रम में दो एक परिभाषाएं हम विदेशी विद्वानों की भी देख सकते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध विद्वान है मैक्समूलर। वो कहते हैं भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्समूलर, जर्मन विद्वान मैक्समूलर भी भाषा की परिभाषा करते हुए वही सारी चीज़ें लाते हैं अपनी परिभाषा में जो कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दी है। वो कहते हैं और कुछ नहीं, मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है। उपाय माने जिसकी सहायता से, उपाय हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं, तो मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो उपाय करता है, मैक्समूलर कहते हैं कि चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत खोजा गया एक ऐसा उपाय है जिसकी सहायता से हम अपने विचार सरल
सरलता और तत्परता से दूसरों पर माने विचार के आदान प्रदान का माध्यम, यही बात मैक्समूलर कहते हैं। दूसरी बात जो मैक्समूलर भाषा की संरचना को लेकर के कहते हैं, वो कहते हैं हम ये नहीं चाहते हैं कि इसे माना जाए कि ये प्रकृति प्रदत्त माने नेचुरल है या नेचर ने इसे दिया है, जैसे नेचर ने मनुष्य की रचना की है, प्रकृति के अन्य उपादानों की रचना की है, वैसा नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि भाषा नेचर ने नहीं बनाया, बल्कि भाषा मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में इसकी व्याख्या की जाए। अर्थात जो मैक्समूलर चिन्हित करते हैं, मैंने पिछली व्याख्याओं में विद्वानों की जो व्याख्याएं दी हैं उनमें भी बताया मैंने कि भाषा किसी समुदाय विशेष के द्वारा निर्मित ध्वनि चिन्ह माने इसकी संरचना कौन करता है, समुदाय विशेष में रहने वाला मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, अपने संचार के लिए, अपनी भाषा, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि संकेत गढ़ता है। अर्थात भाषा मानव निर्मित है और मैक्समूलर इसी ओर संकेत करते हैं। एक और परिभाषा दे करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये परिभाषा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस कहता है भाषा मानवीय संप्रेषण की विधियों में सर्वाधिक सुनिश्चित विधि है। अर्थात मानवीय संप्रेषण, मनुष्य अपने भावों को, विचारों को, अपने मन में आई हुई चीज़ों को, अपने द्वारा जो भी किसी चीज़ को, अपने मन में आई हुई किसी चीज़ को, अपने कथ्य को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, संप्रेषण, मानवीय संप्रेषण को की विधियां माने मानवीय संप्रेषण की कई तरीके माने सोशल साइंस इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को, अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन उन विधियों में जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सब में सर्वाधिक सुनिश्चित विधि है, माने सबसे अधिक निश्चितता किसमें है, इन तरीकों में, भाषा में है। कुल मिलाकर के भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती हैं कि भाषा का कार्य क्या है, वो कैसे निर्मित होती है, उसका स्वरूप कैसा है और उसका निर्माण किन के द्वारा होता है, वो कैसे उच्चरित होती है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम भाषा के अंग, भाषा की संरचना, भाषा के अंग, उसके तत्व और उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।